जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा 5वां सेशन है जी, जो रोज़ाना की बुनियाद पे हम सवाल निकालते हैं, जो लोग हमसे पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर पहला सवाल सुने। डॉक्टर साहब सुनाए कैसे हैं जी? ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे एक क्वेश्चन था कि गायों में जब आप वो प्रोटोकॉल के लिए बता रहे होते हैं कि इसमें बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, सिस्ट है, या जो मसला है, तो इसमें मैट्रिक्योर रखनी पड़ेगी। तो काइंडली ये गाइड करते हैं कि मैट्रिक्योर जो है वो जानवर हीट में होता भी रखी जाती है या ऐसे नॉर्मल भी बच्चेदानी में रखी जा सकती है, ये गाइड करते हैं। और इसी में दूसरा सवाल ये है कि अब अगर हमने जानवर में मैट्रिक्योर रख दी तो दोबारा जब वो हीट में आएगा तो उसको क्रॉस करवाना है या नहीं करवाना, एक हीट मिस करनी है या अगली हीट पे उसको क्रॉस करवा देना चाहिए? पहला सवाल ये है कि गाय को प्रोटोकॉल लगाया है तो उसके बाद इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के नतीजे में जो मैट्रिक्योर ट्यूब रखी जाती है, क्या उसके लिए जानवर का हीट में होना ज़रूरी है या उसको हीट के बगैर भी रखा जा सकता है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि हीट उसके बाद जो आएगी, क्या उसको मिस करना है या उस हीट पे जानवर को इंसेमिनेट किया जा सकता है? पहला तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की वसातत से मेरे तमाम वेटनेरियंस और मेरे जो एलईडी भाई हैं या जो वीएस हैं वो सब सुन लें कि जो मैट्रिक्योर ट्यूब है या कोई भी दवाई जो आप बच्चेदानी में रखना चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आप जब जानवर हीट में आए तो तभी रखेंगे। वो किसी भी वक्त रखी जा सकती है। अगर जानवर हीट में नहीं है तब भी उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिसमें जानवर हीट में ही नहीं होता, तो फिर आप क्या इंतज़ार करते रहेंगे कि ये बोलेगी, फिर इसकी हम सफाई करेंगे, फिर ये कब्बर होगी? इसलिए ये चक्कर नहीं है। जानवर जो है जब भी किसी भी टाइम आप उसको चेक करें, उसमें इन्फेक्शन हो, उसकी ट्रीटमेंट जो है उसी दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चेदानी का जो मुंह है वो इतना खुला ज़रूर होता है कि उसमें से राड़ गुजर जाए और आप उसमें दवाई रख दें, इसलिए इसकी परेशानी आप ना लें। अब ये सवाल कि अगली हीट जो आएगी, आपने दवाई रखी, उसके बाद जानवर हीट में आ गया, क्या उस हीट को मिस करना है या उस हीट पे आप जानवर को इंसेमिनेट कर सकते हैं? इसका जवाब क्या है? अगर तो इन्फेक्शन ज़्यादा थी और आपने दवाई रखी, तो फिर बेहतर ये है कि अगली इंसेमिनेशन में कम से कम 30 दिन का या 1 महीने का फासला रखें। अगर जानवर में इन्फेक्शन हल्की फुल्की थी, ग्रेड 1 थी, तो फिर आप अगली हीट पे जानवर को जो है इंसेमिनेट कर सकते हैं। सवाल नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। मैं लाहौर से शहबाज बात कर रहा हूँ सर। मैंने पूछना था, मेरी गाय है तो उसको मैंने चेक करवाया है तो उसकी दोनों ओवरियाँ फंक्शनल नहीं है, काम नहीं वो कह रहे कर रही हैं। तो सर इसका कोई हल बता दें, मेहरबानी। डॉक्टर साहब ने तो कहा कि साइक्लोमेट के से टीके लगवाएं, तो सर मेहरबानी कोई हल बता दें इसका। जी, सवाल दूसरा ये है कि गाय उन्होंने चेक करवाई है और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसकी दोनों ओवरीज जो हैं वो नॉन फंक्शनल हैं, काम नहीं कर रही, जिसको बेजादानी बोलते हैं। और ये है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि साइक्लोमेट इंजेक्शन जो है वो लगा दें। देखिए, मैं अपने तमाम वीएस को और एलईडीज़ को एक बात बताऊं कि जो साइक्लोमेट इंजेक्शन है या डेल्माजीन का जो इंजेक्शन है, ये जानवर को हीट पे तब लेकर आएगा अगर जानवर की ओवरी पे फंक्शनल सीएल मौजूद होगा। अगर जानवर की ओवरी पे फंक्शनल सीएल मौजूद नहीं है तो अगर आप साइक्लोमेट का की बाल्टी भर के भी लगा दोगे तो काम नहीं होगा, जानवर हीट में नहीं आएगा। ओवरीज को फंक्शनल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जानवर की खुराक। अब ओवरीज जो हैं जो फंक्शनल नहीं होती, उसमें आगे दो चीज़ें हैं। एक को हम कहते हैं डीप प्रॉब्लम, एक को हम कहते हैं शैलो प्रॉब्लम। डीप प्रॉब्लम का मतलब कि बहुत ही ज़रा गहरी नींद सोए हुए हैं। शैलो का प्रॉब्लम ये है कि ओवरीज जो हैं वो हल्का फुल्का जो है ना जी, उनको झटका देने की ज़रूरत है और वो फंक्शनल हो जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तो हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो फिर तो आप सिंपल 2-4 दिन मल्टीवाइटामिन लगाएं, न्यू डेकाफास्टन लगाएं, डेल्माविटाल लगाएं, सेलिवेट लगाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे जानवर की जो ओवरी है वो फंक्शनल हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि जानवर की ओवरीज जो हैं वो डीप एनिस्ट्रस में है या बहुत गहरी नींद सोई हुई हैं, ठीक ठाक झटका दे के ठीक ठाक कोशिश करने के बाद जो है वो ओवरीज एक्टिव होंगी, तो यहाँ पे फिर आपको जानवर की खुराक पे मेहनत करनी पड़ेगी। खुराक में अगर साइलेज हो तो सबसे बेहतर है, ठीक है जी, क्योंकि साइलेज के अंदर एनर्जी अच्छी है, स्टार्च अच्छी है, तो बेहतर है कि आप साइलेज का इस्तेमाल करें। और खुराक के अंदर अच्छी क्वालिटी का वंडा दें जिसमें अच्छी प्रोटीन हो, अच्छी एनर्जी हो।
और अच्छी क्वालिटी के माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स का इस्तेमाल करें अपनी खुराक के अंदर, और बाईपास फैट 84% जो है वो खुराक में शामिल कर दें। ये रूटीन के साथ आप 1.5-2 महीने करें, और हर हफ्ते बाद डॉक्टर साहब को बुला के बच्चेदानी के अंदर जो ओवरी मौजूद है ओवरी का मसाज करवा दें। आप देखिएगा इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है एनिमल्स की जो ओवरीज हैं उनका साइज़ भी बेहतर हो जाएगा और वो फंक्शनैलिटी की तरफ भी आ जाएंगी। तब हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि फिर हम एनिमल्स को इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगा के फिर जो है उसको जानवर को हीट में लाया जाता है। सिर्फ आंखें बंद करके इंजेक्शन लगा देना मसले का हल नहीं होता। पहले हमने देखना है कि जो एनिमल की ओवरी है क्या वो डीप प्रॉब्लम है या वो शैलो प्रॉब्लम है, इसको देखना पड़ता है। सवाल नंबर 3 सुने जनाब। 2010 से सर हमारे पास फार्म है, और ये सेक्स सीमन और इस तरीके से हम वो जो यहाँ पे हमारे लोकल हैं, बेसिकली मेरा तलक मेलसी से है, तो हम लेते रहे हैं। तो वो भी कसमें कुराने तो बहुत उठाते थे, और फिर फाइनली जो 30 लीटर वाले जानवर से गाय उसकी वो बछड़ी तैयार हुई है, वो 15 लीटर 14 लीटर पे ब्रेक लगा के खड़ी हुई है, तो फिर वो सेल करनी पड़ी। तो सेकेंडली ये है कि जो भी उसका प्रोसेस है, फिर क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप बताएंगे तो मैं फिर यहाँ से आपको। दूसरा सर वो जो आपका वो वीडियो थी ना बन्नू वाली, तकरीबन हमारी स्टोरी वैसी है। हमारी खैर वैसी क्या है कि अभी तो हम वो बंद करने के चक्कर में हो गए कि हमें अभी तो हम ये सोचते हैं कि जी अल्लाह किसी किसी जानवर को नूर देता है और वो पता नहीं किधर होता है, तो लिहाजा जो माँ है उससे वैसी बछड़ी बन ही नहीं सकती, या उससे ज़्यादा इस वाली बनती ही नहीं। और फिर लेकिन जो आपकी वो वीडियो, फिर वो जो आपने इंडिया वाली वो देखी, बता बताइए आपने वो कि उन लोगों ने इसी सीमन पे काम करके 81 लीटर का वो बना, तो फिर थोड़ा हौसला हुआ। अभी ये बताएं कि आप इस बारे में, क्योंकि हम खर्चा करना चाहते हैं ब्रीड पे। ये साहब हैं जी, ये 2010 से फार्मिंग कर रहे हैं, सेक्सीमन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इनके पास जितनी भी हीफर ने अब तक बच्चा दिया है, कोई हीफर भी ऐसी नहीं है जो माज के मुकाबले में अच्छा दूध दे सकी हो। ठीक है जी। मदर्स जो हैं वो 30 लीटर दूध देती हैं, बच्चियां वो कह रहे हैं जो आगे पैदा हुई हैं कोई 14-15 लीटर पे ब्रेक लगा दी है। फार्म सेल करना चाहते हैं दिल बर्दाश्ता होके, और इनको किसी ने ये कह दिया कि जैसे अमूमी तौर पर आपको सुनने में मिलता है कि लोग कहते हैं दो जी मुकदरा था और दो जी मुकदरा था। अक्सर औकात आप जाएंगे ना मंडी में जानवर लेने के लिए, तो वो अक्सर आपको ये सुनने में मिलेगा जी दूध मुकदरा था। तो हमें याद है जब हम ये बात सुना करते थे कि दो मुकद्दरा था, तो हमारे एक फार्म ओनर थे, वो हमें कहा करते थे कि सारे के सारे मुकद्दर जो हैं वो लगता है कि अमेरिकन ने ही ले लिए हैं, क्योंकि उनकी यूएस हॉल्स्टीन जो है वो बहुत अच्छा दूध देती है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा मुकद्दर जो है वो गोरों के पास ही चला गया, हमारे पास फिर मुकद्दर है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब तक आप सीमन सिलेक्शन पे काम नहीं करोगे ना भैया, यही कुछ होगा। अच्छे जानवर से अच्छा जानवर बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। मेरी बात जरा सुने गौर से। एक है निकम्मा जानवर, निकम्मे जानवर से अच्छा जानवर पैदा करना आसान काम है। एक अच्छे जानवर से अच्छा जानवर लेना ये आसान काम नहीं है। अगर एक जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है, उससे एक आप ऐसी बच्ची बनाना चाहते हैं जो 15 लीटर दूध दे, तो ये मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर एक जानवर 40 लीटर दूध दे रहा है, आप उससे एक ऐसी बच्ची प्रोड्यूस करना चाहते हो जो 45 लीटर दूध दे, तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीमन पे काम करना पड़ेगा, डाइट पे काम करनी पड़ेगी। इन फार्मर्स को मैंने समझा दिया है, इनको बता भी दिया है कि आप सीमन का इस्तेमाल करें, और इनसे मेरी बातचीत हो गई है। इंशाल्लाह इनको हम सीमन प्रोवाइड करेंगे, और फिर ये देखेंगे इंशाल्लाह ये जो 30 लीटर परफॉर्म करने वाली जो बच्ची गायें हैं, इनकी जो आगे डॉटर्स पैदा होंगी इंशाल्लाह वो अपनी मदर से बेहतर परफॉर्म करेंगी। और ये होता है, और ये अक्सर फार्म्स जो आपके कॉर्पोरेट डेयरीज के अंदर हैं या जो अच्छे फार्मर्स हैं वो इस चीज़ को ऑलरेडी अपने फार्म्स पे कर भी रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई हवाई फायरिंग है। कई सारे फार्म मैं जानता हूँ जहाँ पे हीफर्स जो हैं वो मदर से कई गुना बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, और ये आसान काम है। मतलब कि सीमन सिलेक्शन है, ये किसी टेक्निकल बंदे से सीमन सिलेक्शन करवाएं। और सीमन जो है सिर्फ ये नहीं होता, हमने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं फ़ोटो भेज दो। लोग ना गायों की फ़ोटो देख के कहते हैं यार ਇਹਦਾ ਚੱਡਾ सोहना लगता है, ਇਹਦਾ रंग ठीक है, ਇਹਦਾ कद ठीक है, सीमन ला दो। ऐसे सीमन सिलेक्शन नहीं होती भैया। सीमन सिलेक्शन के लिए आपको टीपीआई को देखना है, नेट मेरिट को देखना है, फर्टिलिटी को देखना है, सोमैटिक सेल स्कोर को देखना है, लीनियर ट्रेट्स को देखना है, और आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद बुल जो है उसको पास करते हैं कि ये बुल जो है क्या वाकई अगली आने वाली नस्ल में दूध में कोई बेहतरी लाएगा या नहीं। तो ये सारी की सारी जो गेम है ये सीमन सिलेक्शन की है। सवाल नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब की हाल चाल ठीक हो? अच्छा डॉक्टर साहब, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜੀ ਸੀਮਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਵੀਕ ਹੀ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ?
ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 1.5 cc ਸੁਬਹ ਤੇ 1.5 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਝ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀज़ ज़रा क्लियर करियो कि जी सवाल है जी कि बफलो रिपीट हो रही हैं, टीके रखवाते हैं वो हर 21-22 दिन पर रिपीट हो जाती हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि जो चोई वाला टीका है ऑक्सीटोसिन, क्या इसके लगाने से भैंसें बार बार रिपीट होती हैं, और ये कि अगर हम ऑक्सीटोसिन लगाते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का जो टीका है क्या वो हमें हर 28 दिन के बाद लगाना चाहिए। देखिए जी मेरे पास बफलो रही है बहुत देर, बल्कि अभी भी है, तो ऑक्सीटोसिन हम लगाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास माल ज़्यादा होता है, तो मुमकिन नहीं है कि अगर आपने 200 भैंसों की मिल्किंग करनी है तो 200 बच्चे भैंसों के नीचे लगा के पसमा करवाया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इंजेक्शन लगाते हैं, बफलो को ब्रीड भी करते हैं, उनको प्रेग्नेंट भी करवाते हैं। तो 1 cc सुबह और 1 cc शाम, ठीक है जी, बफलो की मिल्किंग 2 दफ़ा होती है। अगर आप 1 cc सुबह लगाते हो, 1 cc शाम लगाते हो या इससे कम लगाते हो, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो ब्रीडिंग है वो मुतासर नहीं होगी इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप ज़्यादा लगाते हो, 1.5 cc भी लोग लगाते हैं, 2 भी लगाते हैं, मैं कराची में ऐसे फार्मर भी जानता हूँ जो 3-3 cc लगाते हैं, तो भैया फिर ब्रीडिंग आपकी खातर खा डिस्टर्ब होगी और आपको मसाइल का सामना रहेगा, ठीक है। अगर आपके ख्याल में कि ऑक्सीटोसिन लगाते जाओ मंड के, इधर से बाद में प्रोजेस्टेरॉन लगाते जाओ, इससे मसला हल हो जाएगा, तो इससे मसला हल नहीं होगा, ये मेरी बात ज़हन में रखें। ऑक्सीटोसिन का जो इस्तेमाल है जो रिकमेंडेड है उससे ऊपर ना जाएं, 1 cc सुबह 1 cc शाम, इससे ज़्यादा ना लगाएं, बल्कि बेहतर ये है कि आप इसको 1 cc से भी अगर कम हो सकता है तो उस पर जानवरों को टिका लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी देखें, हो सकता है कि आपके ज़हन में ऑक्सीटोसिन फंसा हो सकता है आपके जानवर की बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी खुराक में टॉक्सिन्स हों, आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि आपका जानवर रिपीट क्यों हो रहा है। सवाल नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, तबीयत से ठीक है जी। डॉक्टर साहब कलीमुल्लाह नियाज़ी खाने वाला का कुछ बोल रहे थे। डॉक्टर साहब तो एक गल पूछनी माज़रत हमेशा तक मिला भाई अगर गां ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਕਰਿਆ ਉਹ ਬੋਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਅੱਗੇ जो बच्चा पैदा होती है ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ होती या इंसेमिनेशन करवाओ ਉਹਦਾ अगर कच्चे बोल तो ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਹਦੇ और सीमन में क्या फ़र्क है। माज़रत नवीं फार्म में गप से बैठे तो फिर डॉक्टर साहब बैठे वही बस। है जी सवाल नंबर 5 ये है जनाब कि वो कह रहे हैं कि हमने गाय की क्रॉसिंग करवाई है बुल से, और वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या वच्छे से अगर हम गाय लगवाते हैं तो आने वाली नस्ल का दूध ज़्यादा होगा, या अगर हम इंसेमिनेशन करवाते हैं तो आने वाली नस्ल का दूध ज़्यादा होगा। तो असल में हकीकत क्या है, देखें जो बुल है ना जी, वो फार्म पे 5 से 10% जो गायें हैं जो टीके पे नहीं ठहरती उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पता भी है कि ये बुल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी माँ का रिकॉर्ड अच्छा है या इसके बाप का रिकॉर्ड अच्छा है, फिर भी आपको उसका डीएनए टेस्ट आपके पास मौजूद नहीं है, उसका जीनोमिक टेस्ट आपके पास मौजूद नहीं है, ना तो वो बुल प्रूवन है ना वो बुल जीनोमिक है, उसकी रिलायबिलिटी कुछ भी नहीं है। इसलिए रिपीटर्स के लिए आपने बुल इस्तेमाल करना है, और जो आप फार्म पे इंसेमिनेशन करते हैं उसमें आपने 90 से 95% जानवरों पे इंसेमिनेशन करवानी है। इंसेमिनेशन के लिए आप प्रूवन बुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीनोमिक बुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि कुछ 70% तक आप जीनोमिक बुल का इस्तेमाल करें, 30% तक आप प्रूवन बुल का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आगे आपके आने वाली नस्ल होगी वो बेहतर परफॉर्म करेगी। मैं ये कहानी बार बार सुना चुका हूँ कि हमने 2011 में एक बुल परचेज़ किया था, सेंचो उसका नाम था। सेंचो जो है वो एक बहुत महंगे बुल का बेटा था और उसकी माँ का 40 लीटर दूध था। उस वक्त 2010-11 में 40 लीटर दूध बड़ा मानी रखता था, आजकल तो हर दूसरी गाय जो है वो प्योर वैरायटी जो है वो 40 लीटर दूध दे रही है। तो हमने जनाब उसको इस्तेमाल किया अपनी कई सारी गायों के अंदर, आगे बच्चे पैदा हुए, बच्चे बहुत खूबसूरत पैदा हुए, हम बड़े राज़ी थे, बड़े खुश थे। लेकिन वो बच्चे जब बड़े होकर मिल्किंग के अंदर आए तो उन बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया। अब ये बुल तो बहुत अच्छा था जो हमने इस्तेमाल किया, और उसके माँ का रिकॉर्ड भी अच्छा था, बाप का रिकॉर्ड भी अच्छा था, लेकिन उस बुल की डॉटर्स ने आगे हमारे पास परफॉर्म नहीं किया। इसलिए अपने फार्म पे 10% से ज़्यादा या जो रिपीटर्स हैं सिर्फ उनके लिए बुल का इस्तेमाल करना है जो सीमन पे नहीं ठहरती। बाकी जो आपके जानवर हैं उनको आपने प्रूवन या जीनोमिक बुल से आपने इंसेमिनेशन करवा के ही बच्चे लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपके फार्म का जो मिल्क प्रोडक्शन है आने वाली नस्ल का बेहतर हो जाएगा। लीजिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।